और शहर में काफी गड़बड़। एडल्फी चैम्बर्स, क्लियर रोड, बम्बई के 17 नंबर फ्लैट में, जहां मुसव्विर हफ्तावार का दफ्तर था, शाहिद लतीफ अपनी बीवी इस्मत चुगताई के साथ काफी। अडल्फी चैम्बर्स की छोटी सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे कुछ घबराहट सी हो रही थी, जैसे कभी इम्तिहान के हॉल में दाखिल होने से पहले हुआ करती थी। मुझे वैसे ही नए आदमियों से मिलते हुए घबराहट हुआ करती थी, लेकिन यहाँ तो वो नया आदमी मंटो था। मेरी घबराहट वहशत की हदों को छूने लगी। मैंने शाहिद से कहा, चलो वापस चलते हैं, हो सकता है मंटो घर पर ना हो। लेकिन शाहिद ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अरे वो शाम को घर पर ही होता है, क्योंकि वो रोज शाम को पीता है। ये लीजिए, मरे पर 100 दुर्रे, एक तो मंटो और वो भी पीता हुआ मंटो। पर मैंने जी कड़ा कर लिया, अब ऐसा भी क्या है, मुझे खा तो नहीं जाएगा, होने दो जो उसकी जबान की नोक पे नमदंग हो। मैं कोई बुलबुला तो नहीं कि फूंक मारो तो बैठ जाऊंगी। चरचराती गर्द आलूद सीढ़ियां तय करके हम दूसरी मंजिल पर पहुंचे। फ्लैट का दरवाजा नींवा था। सामने बड़ी सी कुर्सी पर एक बारीक मकोड़े की शक्ल का इंसान बैठा हुआ था। आदाब, आइए आइए। आदाब। तो आप इस्मत हैं? और आप सादर हसन मंटो। अरे मैं तो समझता था कि आप निहायत काली दुबली सूखी मरियम सी होंगी। और मैं समझती थी कि आप निहायत तमाम किस्म के चिंगारते हुए पंजाबी होंगे। आइए आइए, तशरीफ रखिए। और दूसरे लम्हे ही हम पूरी तन्हाई से जुटकर बहस करने लगे, जैसे इतने अरसे एक दूसरे से नावाकिफ रहकर हमने बड़ा घाटा उठाया हो जिसे पूरा करना। गर्मा गर्म मुबाहिशा चलता रहा। घूम फिर कर मेरे अफसाने लिहाफ के बखिए उड़ेलने लगा, जो उन दिनों मेरी दुखती रग बना हुआ था। आपका अफसाना लिहाफ मुझे पसंद आया। बयान में अल्फाज को बकदरे किफायत इस्तेमाल करना आपकी नुमाया खुसूसियत रही है। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि उस अफसाने के आखिर में आपने एक बेकार सा जुमला लिख दिया कि 1 इंच उठे हुए लिहाफ में मैंने क्या देखा, कोई मुझे लाख रुपया भी दे तो मैं कभी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्या है इस जुमले में? क्या ये बेहतर ना होता कि जो कुछ उठे हुए लिहाफ में नजर आया लिख देती? जी नहीं, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे याद है आपका अफसाना पढ़कर मैंने कृष्ण चंद्र से कहा था कि अफसाना बहुत अच्छा है, लेकिन आखिरी जुमला बहुत गैर सना आना है। अहमद नदीम कासमी की जगह अगर मैं एडिटर होता तो यकीनन इसे हज़फ कर देता। आपको खुद इस पर नजर रखनी चाहिए। आप कोई तनकीद निगार तो नहीं है कि आपकी बात मान ली जाए? तनकीद निगारों की बात नहीं की, वो क्या जानते हैं, बकवास करते हैं वो। अब ऐसा भी नहीं है। अरे बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो कहता हूँ कि जो कुछ वो कहे उसका उलट करते जाओ। यही लोग जो एतराज करते हैं छुप छुप कर मेरी कहानियां पढ़ते हैं और उनसे कुछ सीखने के बजाय लुत्फअंदोज होते हैं और फिर उस लुत्फ की याद में नादिम होकर ऑल फॉल लिखने लगते हैं। भाई, अगर आपको यकीन है कि वो ऑल फॉल लिख रहे हैं तो आप उनका जवाब क्यों देने लगते हैं जनाब? अरे क्यों ना दे जवाब, बल्कि मैं तो कहता हूँ मुकदमा दायर करें। हैं? कौन? हम, यानी मैं और आप। अब ये देखिए,
एक मरदूत ने मेरी और आपकी कहानी इस मजमूए में ये लिखकर छापी है कि ये फौज ऐसे अदब से मुल्क को बचाना चाहिए। अब इस कमबख्त से कोई ये पूछे कि कैसी उल्टी बात कर रहा है। एक तो वो इसे किताब में छाप कर मुश्तहर कर रहा है, दूसरा पैसा कमाने का अलग इंतजाम कर रहा है। बगैर इजाजत हमारी कहानियां छापने पर हट जाने का नोटिस भेज रहा हूं मैं उसे। और यूं कई घंटे हमारे जबड़े मशीनों की तरह मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जुमले कतरते रहे। बातों ने बहस ने बाकायदा नोक झोंक की सूरत अख्तियार कर ली और महज चंद घंटों की मुलाकात के बलबूते पर हमने एक दूसरे को नहायत अदबी किस्म के लफ्जों में अहमद, झक्की और बेवकूफ कह डाला। आप तजबैसी कर रही हैं। अरे ये बिल्कुल गलत है, हिमाकत है ये। धांधली है इस्मत बहन। बहन? आपने मुझे बहन क्यों कहा? मैं आपको बहन कब कहता? अच्छा, मैं तो अपनी बहन को भी बहन नहीं कहता। तो मुझे सिर्फ चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं, हाँ? नहीं तो ये कैसे जाना आपने? इसलिए कि हमारे भाई तो हमेशा जलाते, चिढ़ाते, मारते, पीटते और पकड़वा कर पिटवाते रहे हैं। फिर तो मैं यकीनन आपको बहन ही कहूंगा। तो इतना याद रखना कि मेरे बारे में मेरे भाइयों के ख्यालात कुछ ज्यादा कुछ सवाल नहीं है। तो आपको इतनी खांसी है, इसका इलाज करवा रहे हैं। इलाज? डॉक्टर गधे होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, डॉक्टर को दिखाना शुरू नहीं होता है। अरे बेकार की बातें हैं ये इलाज। 3 साल हुए डॉक्टर ने कहा था कि साल भर में मर जाओगे, तुम्हें टीबी है। अब साफ जाहिर है मैंने ना मरकर उनकी पेशगोई को सच साबित ना होने दिया। और अब तो मैं इन डॉक्टरों को बिल्कुल अहमक समझता हूँ। इनसे तो ये मेस्मरिज्म और जादू टोना करने वाले ज्यादा अकलमंद होते हैं। आपसे पहले एक और बुजुर्ग भी बिल्कुल यही बात फरमाया करते थे। कौन बुजुर्ग? मेरे बड़े भाई अजीम बेग अब 9 मन मट्टी के नीचे आराम फरमा रहे हैं। मुझे याद है इस मुलाकात के दूसरे ही रोज मैंने अपनी बीवी को दिल्ली खत लिखा। इस्मत से मिला। तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि वो बिल्कुल ऐसी ही औरत है जैसी तुम। मैंने जब उससे एक एक छुटे हुए लिहाफ का जिक्र किया तो नालायक उसका तस्वुर करते ही झेप गई। उसके चेहरे पर वही सिमटा हुआ हिजाब नजर आया जो आम घरेलू लड़कियों के चेहरे पर किसी नागुफ्तनी शय का जिक्र सुनकर नमूदार हुआ करता है। मैंने दिल में कहा ये तो कमबख्त बिल्कुल औरत निकली। मेरा मजा तो बिल्कुल किरकिरा हो गया, लेकिन तुम उसे यकीनन पसंद करोगी। मैं और मंटो अगर 5 मिनट के इरादे से भी मिलते तो 5 घंटों का प्रोग्राम हो जाता। मंटो से बहस करके यूं महसूस होता कि सोचने समझने की कुव्वत पर धार रखी जा रही, जाला साफ हो रहा है, दिमाग में झाड़ू सीधी जा रही है। कभी कभी हमारी बहसें इतनी तवील और घनदार हो जाती कि वाकई यूं महसूस होता कि सोचने समझने की कुव्वत पर झाड़ू मिल गई। दोनों बहसे जाते, उलझे जाते, बदमज़गी पैदा होती। मुझे तो अपनी शिकस्त छुपाने का मलका था, लेकिन मंटो बिल्कुल रुहासा हो जाता। आंखें तनकर मोर पंखों की तरह फैल जाती, नथने फड़कने लगते, मुंह कड़वा कसीला हो जाता और वो झुंझला
आकर अपनी हिमायत में शाहिद को पुकारता और जब अदब या फलसफे से पलटकर घरेलू सूरत इख्तियार कर लेती और मंटो बिन्ना कर चला जाता। कभी कभी तो हमारे झगड़े इतने सख्त हो जाते कि वाकई डोर टूटती महसूस होती। एक दिन न जाने किस बात पे इतना चिढ़ा कि आंखों में खून उतर आया। आप औरत हैं वरना ऐसी बात कहते कि दम चक्के हो जाते हैं आपके। अरे दिल के अरमान पूरे कर लीजिए, कह दीजिए। अरे जाने दीजिए, कोई मर्द होगा तो बता दे। मरम्मत की जरूरत नहीं है, जो भी तीर बाकी रह गए ना निकाल दीजिए बाहर बस। आप झेल जाएंगी। खुदा की कसम नहीं झेलूंगी। तो फिर आप औरत नहीं। क्यों? क्या औरत का झेलना अशद जरूरी है, चाहे शहर आए या ना आए? बड़े अफसोस की बात है मर्दों का, आप भी औरतों मर्दों के लिए अलग अलग उसूल बनाते हैं। हाँ, अरे हम तो समझते थे कि आप लोगों की सतह से बुलंद हैं। कतई नहीं, मैं औरत और मर्द में कोई तफरीक नहीं रखता। अच्छा, तो फिर बता दीजिए, वो झपा देने वाली बात बता दीजिए ना। रहने दीजिए, अब गुस्सा उतर गया। ओ, चलिए दोस्ती में ही सही, ऐसी कौन सी खतरनाक बात नहीं हो? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, शायद कोई मोटी सी गाली दे देता। अरे भाई, हमने तो इतनी रहीम शहीम गालियां सुन रखी हैं कि कोई इंतहाई नहीं। या फिर कसकर झापड़ मारता। हमारे झापड़ विशाल खासे पड़ चुके हैं, पर मंटो साहब पहली दफा आपने औरत समझकर बराबर किया है, रियायत दी है। अरे हमारे भाई तो कई दफा लगा चुके हैं। हाँ। किस्मत, हाँ। तुम्हारी और मेरी शादी के बारे में लोग काफी फिक्रमंद रहते हैं। हाँ, जानती हूँ। अरे तो एक दफा हैदराबाद में एक लड़की ने हमसे पूछा, क्या मंटो कुंवारा? मैंने जवाब दिया, जी नहीं। अरे मेरा सब जवाब सुनकर मोहतरमा हासिल निस्यानी से होकर रह गई। और मुझे एक साहब का कार्ड मौसूल हुआ, जिन्होंने उसपे मेरी तुमसे शादी ना होने पर सख्त सदमे का इजहार इन अल्फाज में किया कि ये क्या बात है, इस बच्ची भाई ने आपसे शादी नहीं की। तो और इसमत, ये दो हस्तियां अगर मिल जाते कितना अच्छा होता। इस वक्त तो मैंने गौर नहीं किया, लेकिन अब सोचता हूं कि मैं और तुम वाकई अगर मियां बीवी होते तो क्या होता। तो शायद इस हादसे का असर अहदे हाजिर के अफसानवी अदब की तारीख पर एटमी हैसियत रखता है। अफसाने अफसाने बन जाते, कहानियां मुंह तोड़कर पहेलियां हो जाती। इच्छा की छातियों में सारा दूध खुश्क होकर या तो की शक्ल इख्तियार कर लेता या भस्म होकर राख बन जाता। मुमकिन है कि निकाहनामे पर हमारे दस्तखत हमारे कलम की आखिरी तहरीर होते, लेकिन सीने पर हाथ रखकर यह भी कौन कह सकता है कि निकाहनामा होता है। ज्यादा करीब कयास तो यह मालूम होता है कि निकाहनामे पर दोनों अफसाने लिखते हैं और काजी साहब की पेशानी पर दस्तखत कर देते हैं। मुमकिन है कि ये वाकया कुछ इस तरह हुआ। ये काजी साहब की पेशानी ऐसा लगता है तकदीर है। क्या कहा? अरे तुम्हारे कानों को क्या हो गया? मेरे कानों को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी अपनी आवाज अलग से बाहर नहीं निकल रही। हद हो गई। तो अब सुनो, ये कह रहा था कि काजी साहब की पेशानी
से मिलती जुलती है। हाँ? तख्ती तो बिल्कुल सपाट होती है। ये पेशानी सपाट नहीं। भाई तुम सपाट का मतलब ही जानते हो। जी नहीं। सपाट माथा तो तुम्हारा है, काजी साहब का माथा तो हाय 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 बड़ा खूबसूरत है। खूबसूरत तो है। तुम महज चिढ़ा रही हो मुझे। चिढ़ा तो तुम रहे हो मुझे। मैं कहता हूँ तुम चिढ़ा रही हो मुझे। मैं कहती हूँ तुम चिढ़ा रहे हो मुझे। तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम चिढ़ा रही हो मुझे। अरे वाह, तुम तो अभी से शौहर बन बैठे। काजी साहब, मैं इस औरत से शादी नहीं करूंगा। हाँ, अगर आपकी बेटी का माथा भी बिल्कुल आपके माथे की तरह है तो मेरा निकाह उससे करवा है। काजी साहब, मैं मर्द से शादी नहीं करूंगी। हाँ, अगर आपकी 4 बीवियां नहीं है तो मुझसे शादी कर लीजिए। मुझे आपका माथा बहुत पसंद है। हाँ। ये थी जिंदगी जो मंटो को सबसे दिलचस्प मालूम होती। माकूल आमदनी हो, पीना पिलाना हो, कहे हो और बेफिक्रियां। मुझे तो कभी ये मालूम नहीं हो पाया कि मंटो पीकर बहकता है या बहककर पीता है। क्या कह रहे हैं? मैंने उसकी चाल में कभी लुढ़काहट या उसकी जुबान में कभी लुकनत नहीं पाई। अरे मुझे तो कभी कोई फर्क ही नहीं महसूस हुआ। हाँ, इतना जरूर पता चलता कि जब वो ज्यादा नशे में होता तो ये दिखाने की कोशिश करता कि वो बिल्कुल नशे में नहीं। मोहब्बत के मसले पर भी कितनी ही झड़पें हुई, लेकिन कभी किसी नतीजे पर ना पहुंच पाई। एक दिन मैं और मंटो देर तक साथ बैठे हुए थे कि मंटो को सफिया की याद ने कई बार सताया। सफिया बहुत अच्छी लगती है, बहुत उम्दा सालक बनाती है। मैं उससे मिलकर यकीनन खुशी होगी। भाई मंटो, इतनी ही याद आ रही है सफिया की तो उसे बम्बई क्यों नहीं बुला देते? क्या समझती हो, मैं उसके बगैर सो नहीं सकता। हटो मटो, नींद तो सूली पर भी आ जाती है। आपको सफिया से बहुत मोहब्बत है? मोहब्बत? मुझे उससे कभी मोहब्बत नहीं। मैं मोहब्बत का कायल नहीं। तो आपने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया और आपके कलसुए भी नहीं निकले, हंसना भी नहीं हुई, काली खांसी तो हुई होगी। मोहब्बत से तुम्हारा मतलब क्या है? मोहब्बत तो एक लंबी चौड़ी चीज होती है। मोहब्बत माँ से भी होती है, बहन और बेटी से भी, बीवी से भी मोहब्बत हो जाती है। पता है इसमें मेरे एक दोस्त को अपनी कुतिया से मोहब्बत। हाँ, मुझे अपने बेटे से मोहब्बत। खुदा की कसम, इतना सा पैरों चलता था, बड़ा शरीर था, घुटनों के बल चलता था तो फर्श की दरारों से मट्टी निकाल निकाल कर खाया करता था। मेरा कहना बड़ा मानता था। आप यकीन कीजिए, 6-7 रोज का था कि मैं उसे अपने पास ही सुलाने लगा। सफिया को कुछ ना करना पड़ता, 3 महीने का भी नहीं था कि ठट्टा मारकर हंसने लगा। सिवाय दूध पिलाने के सफिया उसका कोई काम ना करती।
करती, मैं चुपचाप बच्चे को दूध पिलवा देता, इसे खबर भी ना होती। बच्चे को दूध पिलवाने से पहले निपल को कलौन या स्पिरिट से अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए, वरना बच्चे के मुंह में दाने हो जाते हैं। अगर वो मर गया, ये अच्छा ही हुआ जो मर गया। मुझे तो उसने आया बना डाला था। आज अगर वो जिंदा होता तो मैं उसके पोते का धोरा होता, निकम्मा होकर रह जाता। सचमुच इस्मत, मुझे उससे इश्क था। इसके अलावा मोहब्बत क्या होती है? मुझे अपने जरी के जूते से मोहब्बत है, रफीक को अपनी 5वीं बीवी से मोहब्बत है। नहीं, हमारा मतलब तो उस इश्क से था जो एक नौजवान को एक दोशीज़ा से हुआ करता है। मैं समझ गया। कश्मीर में एक चरवाही थी। फिर कुछ नहीं। लो, बेहुदा से बेहुदा बात धड़ल्ले से सुना देते हो, अब शर्माने लगता है। कौन गधा शर्मा रहा है? बस जब मवेशी हाँकने के लिए वो अपनी छड़ी ऊपर उठाती थी तो उसकी सफेद पोनी दिखाई दे जाती थी। मैं उन दिनों कुछ बीमार था। रोजाना एक कंबल लेकर पहाड़ी पर जाकर लेट जाया करता था। सांस रोके उस लम्हे का इंतजार करता कि कब वो अपना हाथ ऊपर चले तो आस्तीन सरक जाए। और मुझे उसकी सफेद कोहनी दिखाई देती। कोहनी? सिवाय कोहनी के उसके जिस्म का कोई और हिस्सा नहीं देखा। ढीले ढाले कपड़े पहने रहती थी। उसके जिस्म का कोई फर्क नुमाया नहीं होता था, लेकिन उसके जिस्म की हर चुंबिश पर मेरी नजरें कोहनी की झलक देखने के लिए लपकती। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन मैं कंबल पर लेटा था कि वो मुझसे कुछ दूर आकर बैठ गई। हाँ। और अपने गिरेबान में कुछ छुपाने लगा। मैंने कहा, क्या है, मुझे दिखाओ। तो शर्म से उसका चेहरा गुलाबी हो गया, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। मुझे भी जिद हो गई। मैंने कहा, जब तक दिखाओगी नहीं जाने नहीं दूंगा। इस पर वो रोमांसी हो गई। मैं भी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार बड़ी रद्दोकद के बाद उसने अपनी मुट्ठी खोलकर हथेली मेरे सामने कर दी और खुद अपना मुंह शर्म से घुटनों में दे लिया। क्या था उसकी हथेली पर? मिस्री की डली उसकी गुलाबी हथेली पर बर्फ के टुकड़े की तरह पड़ी झिलमिला रही थी। फिर आपने क्या किया? मैं ये देखता रह गया। फिर वो उठकर भाग गई और कुछ दूर से पलटकर वापस आई और मिस्री की डली मेरी गोद में डालकर नजरों से ओझल हो गई। वो मिस्री की डली कई दिनों तक मेरे कुर्ते की जेब में पड़ी रही। फिर मैंने उसे गराज में डाल दिया और कुछ दिनों बाद उसे चींटियां खा गई। और लड़की? और लड़की? अरे वही लड़की जिसने तुम्हें मिस्री की डली दी थी। उसे मैंने फिर कभी नहीं देखा। क्या फुसफुसा इश्क निकला तुम्हारा? अरे भाई, हमें तो बड़े किसी शोभा बददामा किस्म के इश्क की उम्मीद थी। कतई फुसफुसा नहीं है। बिल्कुल रत्ती थर्ड रेट निर्गला इश्क। मिस्री की डली लेकर चले आए, बड़ा ही मान लिया। हाँ, तो और क्या करता? उसके साथ सो जाता और एक हरामी पिल्ला उसकी गोद में डालकर आज उसकी याद में मर्दानगी की डींगे मारता।
सही कहते हैं आप। मिस्री की डली खड़खड़ा कर चबाने की नहीं, धीरे धीरे चूसने की चीज है। मुझे ताजुब है कि मंटो बेहुदा से बेहुदा बात धड़ल्ले से इस मासूमियत और माकूलियत से कर जाता कि जरा भी झिझक पैदा ना होती या वो उसकी मोहलत ही ना देता। उसकी बातों पर हंसी आती, गुस्सा नहीं आता। ये वही मंटो था जिसे गद्दा जहन होश निगार कहा गया, जिसने भूख, धुआं और काली शलवार जैसे अफसाने लिखे। फिर जब बालकनी में सब बल्ब रोशन हुआ तो कुछ देर के लिए ठहर गया। सब रोशनी आंखों को अच्छी लगती है। आप जा रहे हैं? नहीं, मकान देख रहा हूँ। मेरा नाम शंकर है। फरमाइए। मैं क्या फरमाऊं? ही फरमाओ। बुलाया तो तुमने मुझे इशारा करके। मैं समझ गया। अब मेरी सुनो। जो कुछ तुमने समझा वो गलत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कुछ देकर जाते हैं। डॉक्टरों की तरह मेरी भी फीस हो। जब मुझे बुलाया जाए तो फीस अदा करनी पड़ती है। तुम काम क्या करते हो? यही जो तुम लोग करते हो। क्या? तुम क्या करते हो? मैं कुछ भी नहीं। मैं भी कुछ नहीं करता। ये तो कोई बात ना हुई। तुम कुछ तो जरूर करते होगे। तुम भी कुछ ना कुछ तो जरूर करती होगी। मैं झक मारती हूँ। मैं भी झक मारता हूँ। तो आओ दोनों मिलकर झक मारे। मैं हाजिर हूँ। अगर झक मारने के में दाम नहीं भी
लिया करता। होश की दवा करो, ये कोई लंगर खाना नहीं है। मैं भी वॉलेंटियर नहीं हूँ। ये वॉलंटियर क्या होते हैं? उल्लू के पट्टे। तो मैं भी कोई उल्लू की पट्टी नहीं हूँ। हाँ। मगर वो आदमी खुदा बख्श जो तुम्हारे साथ रहता है जरूर उल्लू का पट्टा। क्यों? इसलिए कि वो कई दिनों से ऐसे फकीर के पास अपनी किस्मत खुलवाने जा रहा है जिसकी अपनी किस्मत एक जंग लगे ताले की तरह बंद है। तुम हिंदू हो ना, इसलिए हमारे बुजुर्गों का मजाक उड़ा रहे हो। ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम सवाल नहीं पैदा हुआ करते। बड़े बड़े पंडित और मौलवी भी यहाँ आए हैं तो शरीफ इंसान बन जाए। ना जाने तुम क्या उटपटांग बातें कर रहे हो। बोलो, रहोगे? सिर्फ उसी शर्त पर जो मैं तुम्हें पहले बता चुका। ए चाक, रास्ता ना अपना। मैं कभी कभी इस बाजार से गुजरता हूं। जब भी मेरी जरूरत महसूस करो बुला ले। मैं बहुत काम का आदमी हूं। मेरा नाम सुल्ताना है। मेरा धंधा क्या है ये तो आपको पता चल ही गया होगा, मगर अब ये धंधा सिर्फ नाम का ही रह गया है। अरे भाई, 5-6 दिनों में सिर्फ 6-7 ग्राहक, जिनसे मिला क्या 18.5 रुपए बस, यानी आमदन खर्चे की चौथाई से भी कम। अरे 20 रुपए तो इस कोठे का किराया है, जिसे बिल्डिंग का मालिक फ्लैट कहता है। बिजली पानी का खर्चा अलग। इसीलिए तो मेरे 5-5.5 तोले के कंगन एक एक करके बिके इन महीनों में। ये कंगन मैंने अंबाला छावनी में बनवाए थे। वो बड़े अच्छे दिन थे। मैं तो कहती हूँ मैं खुदाबख्श के कहने पे यहाँ दिल्ली आने पे राजी हो गई। हाँ, क्यों राजी हुई? अरे जब से खुदाबख्श मेरे साथ रहने लगा ना, तो मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चलने लगा था। बड़ा भगवान था मेरे लिए। पर जब से दिल्ली यहाँ आई हूँ, सब कुछ बदल सा गया। इसीलिए एक रोज मैंने अपनी पड़ोसन चमचा जान से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है, कुछ खाने को नहीं मिलता। अंबाला छावनी की जिंदगी बड़ी मजे की थी। वहाँ के गोरे शराब पी कर आते और मैं 3-4 घंटों में 8-10 को निपटा के 20-20 रुपए पैदा कर लेती थी, और अंग्रेजी के 4-5 जुमले भी बोलने सीख लिए थे। वैसे ही गोरे ना हमारे इन देसी लोगों से ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर कोई राज चाहता तो मैं कहती, साहब तुम उल्लू का पट्टा है, हराम ज़्यादा है, और वो बात को समझे बगैर हंसने लगते, और उस वक्त वाकई को मुझे उल्लू के पट्टे दिखाई देते। जब से दिल्ली यहाँ आई हूँ, एक गोरा नहीं आया, सिर्फ 6 लोग आए। 3 रुपए से ज्यादा पे कोई माना ही नहीं। उनमें से एक से मैंने कहा, साहब 1 रुपया तो और देते जाओ, दूध का। उसने 1 रुपया तो नहीं दिया, लेकिन अपनी जेब से नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी मेरे हाथ में रखी। मैंने वही गनीमत जान के रखी। तो ये हुए 18.5 रुपए इन महीनों के। खुदाबख्श दिन पर बाहर रहने लगा। जब मेरी आखिरी कंगनी बिकने की बारी आई,
तो मैंने उसे देते हुए कहा, खुदावश तुम मेरी सुनो, ये मेरा कंगन बेच आओ, फिर जो नुकसान हुआ उसे सत्ता समझो। हम आज रात की गाड़ी से निकलते हैं, मैं सामान बांध के रखूंगी। खुदावश अपनी जेब में रखते हुए बोला, नहीं जाने मन, हम यहीं पे रहेंगे। अरे वापस अंबाला नहीं जाएंगे, तुम्हारी सारी की सारी चूड़ियां यहीं वापस आएंगी। अरे अल्लाह पे भरोसा रखो, बड़ा कारसाज है, कोई ना कोई असबाब बना ही देगा। मैं चुप गई। मेरा आखिरी कंगन भी बिक गया। फिर ये मुझे हाथ देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करूं, आखिर पेट भी तो किसी हीले से भरना है। खुदाबख्श और ज्यादा बाहर रहती हूँ। मैं सारा दिन बालकनी में खड़ी रहती हूँ। सामने सड़क की दूसरी तरफ एक बड़ा सा गोदाम, यहाँ से वहां तक फैला हुआ। दिन भर मालगाड़ियों को इधर से उधर इंजन धकेल रहे होते हैं, और कभी कभी किसी गाड़ी के डब्बे को इंजन धक्का दे के छोड़ देता है और वो अकेला पटरियों पर चल रहा होता है। मैं सोचती हूँ, मुझे भी जिंदगी की पटरियों पे किसी ने धक्का दे के छोड़ दिया है। लोग कांटे बदल रहे हैं और मैं चलती जा रही हूँ न जाने कहाँ। फिर एक रोज ऐसा आएगा कि जब इस धक्के का जोर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए और मैं रुक जाऊँ। सफिया के बम्बई आने से पहले मंटो ने मुझसे कहा था कि सफिया बम्बई आने वाली है, आप से मिलकर खुश होंगी, आपका दिल खुश हो जाए। और वाकई बिल्कुल ऐसा ही है। एक दिन फिल्म स्टूडियो से उठकर वहां से निकलते हुए मैं गर्मी से इतना उकताई कि मैंने सोचा रास्ते में मंटो के फ्लैट पर रुक जाऊंगी, वहां थोड़ी देर आराम करूंगी, उसके बाद फिर अपने घर मल्लाद वापस जाऊंगी। मंटो के फ्लैट पर पहुंची तो हमेशा की तरह दरवाजा खुला था। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहा हूँ। हमने तो सोचा था कि तुम्हारे घर पर आराम करेंगे, बस तुम दोनों भूखे बैठे हो। अब ऐसा ही है तो हम जाते हैं। अरे तो पापा आप आए। सत्या, किस बात में झगड़ा हुआ? कुछ नहीं, बस मैंने यही कहा कि भाई खाना पकाना गृहस्थी वगैरह मर्दों के काम थोड़ी ना होते हैं। जैसे आपसे उलझते हैं ना, उसको भी वैसे ही उलझ पड़े। कहते हैं क्यों नहीं है मर्दों के काम, मैं भी झाड़ दे सकता। मैंने तो बहुत समझाया आपा, लेकिन फिर मुझसे और लड़ते रहते। कहते हैं अगर ऐसा ही है ना तो तलाक ले ले। अरे भाई, सुबह सुबह म्यूनसिपैलिटी के बंदी ने सहन साफ करने के बहाने हलक में घुस जाऊंगी, अब आप अरमान निकाल लीजिए। अरे भाई, गर्मी से तो बुरा हाल हो रहा है। अरे मैं बर्फ लेकर आता हूँ, अभी अभी होटल से लाके रखी। आपा आप बस 2 मिनट बैठे, जरा खाना खा रहा, इससे पहले ये हांडी डंप कर दो।
सब्या क्या मुर्दा भगा रही है? इस सारे घर में धुआं भर दिया गई, चूल्हा बंद करो फौरन। ऐसी क्या क़यामत आ गई है? दरअसल सालन घूम रही हूँ, आपने तो आसमान सर पे उठा के। अरे मैं कहता हूँ चूल्हा बुझाओ फौरन, करना मैं खुदा करके लौटा उठा जाऊंगा उस पर। आपके पेट में बच्चा है, मैंने फौरन काट दिया। जब सत्या के पेट में बच्चा था तो उसे भी पगार से उतारियां आती। करो मंटो साहब, अब ये दाइयों जैसी बातें तो मत किया करो। ले लो, इसमें क्या बुराई? अरे आपको तो खट्टी चीजें भाती होंगी। भाई सत्या, वो जो मैं कैच लाया था जार के लिए, वो ले आ जल्दी से। मैंने नमक मिर्च लगा कर रखी है। क्या है मंटो साहब, क्यों चिल्लाते हो? अरे बेवकूफ, इनका पाँव भारी है। ओ बस्ती करो, ये तो क्या हो गए? आपको पेट पर जैतून के तेल की मालिश करना चाहिए, इससे खरोंचें नहीं पड़ेंगी। इसीलिए तो लोग उनको बहुत शिकार कहते हैं। और हाँ, एक बात और, निहार मुंह सेब का मुरब्बा खाने से उकाइयां नहीं आती। अरे ना, चापे में बर्फ नहीं चबाते, नले सूज जाते हैं। हटो मंटो साहब, कैसी बातें करते हो? जब मेरी बेटी सीमा पैदा हुई तो सब्या घंटों मेरे साथ अस्पताल में बैठी कांपती रही, लेकिन घंटों को बच्ची देखकर अपना बेटा बहुत याद आया। वो देर तक मुझे उसकी छोटी छोटी शरारतें सुनाता रहा। सब्या का दिल पिघल गया और साल के अंदर अंदर मंटो की बड़ी बेटी पैदा हो गई। मुल्क में फसाद शुरू हो गया। बंटवारा हुआ। And now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to make peace. हिंदुस्तान आजाद हो गया, पाकिस्तान आलम वजूद में आ गया, लेकिन इन दोनों मुमलकतों में इंसान गुलाम है। तासुब का गुलाम, मजहबी जुनून का गुलाम, हैवानियत और बर्बरियत का गुलाम। समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान वतन है या पाकिस्तान, और वो लहू किसका है जो हर रोज इतनी बेदर्दी से बहाया जा रहा है। वो हड्डियां कहां दफन की जाएंगी जिन पर से मजहब का गोश्त पोस्ट चीले और गीत नोच नोच कर खा गए। हिंदू और मुसलमान धड़ मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? कैसे मर रहे हैं? कल रात मैं और मेरा दोस्त श्याम रावलपिंडी से भागकर आए एक सिख खानदान के पास बैठे। वो अपनी रुदात सुना रहे थे जो बड़ी ही दर्दनाक थी। उसके बाद मैंने श्याम से पूछा कि मैं मुसलमान हूं, क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि मुझे कत्ल कर दो? श्याम ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया कि इस वक्त तो नहीं, लेकिन जब मैं मुसलमानों के ढाए हुए मजालिम की दास्तान सुन रहा था, मैं तुम्हें कत्ल कर सकता था। श्याम के मुंह से यह बात सुनकर मेरे दिल को इतना जबरदस्त धक्का लगा कि
शायद उस वक्त मैं भी उसे कत्ल कर सकता था। मेरा दिमाग वाकई खराब हो रहा है। क्यों ना मैं चुपचाप बाजू की गली से पाकिस्तान चला जाऊं। मुल्क के हालात और भी अबतर हो गए। मंटो के बीवी बच्चे जो पाकिस्तान जा चुके थे उसे भी वहां बुलाने लगे। मंटो ने हमसे भी कई बार पाकिस्तान चलने को कहा, पाकिस्तान में हसीन मुस्तकबिल की बातें की। मेरा जवाब सुनकर मंटो मुझसे कुछ बददिल सा हुआ और एक दिन बगैर इत्तला दिए, बगैर मिले मंटो पाकिस्तान चला गया। मैं बंबई छोड़कर कराची से होता हुआ गालिबन 7 या 8 जनवरी 1948 को लाहौर पहुंचा। 3 महीने तक मेरे दिमाग की अजीबोगरीब हालत, समझ में नहीं आता था कि मैं कहां हूं। 3 महीने तक मेरा दिमाग कोई फैसला न कर सका। ऐसा लगता था कि पर्दे पर एक साथ कई फिल्में चल रही हैं, आपस में गड़बड़। कभी बंबई के बाजार और उसकी गलियां, कभी कराची की छोटी छोटी तेज रफ्तार ड्रामे और गदा गाड़ियां, और कभी लाहौर के पुरशोर रेस्टोरेंट। समझ में नहीं आता था कि मैं कहां हूं। सारा सारा दिन कुर्सी पर बैठा ख्यालात में खोया रहता। आखिरकार चौंका, क्योंकि जो रुपया मैं बंबई से अपने साथ लेकर आया था, कुछ घर में और कुछ घर से कुछ दूर क्लिफ्टन बार में जज्ब हो चुका। गिरदो पेट जिधर भी नजर डालता इंतशार ही इंतशार दिखाई देता था। अलाटमेंटों का बाजार गर्म था। मुहाजिर और गैर मुहाजिर धड़ाधड़ अपने अपने असर और रसूख से कारखाने और दुकानें अलाट करा रहे थे। कुछ लोग बेहद खुश थे क्योंकि उनके पास एकदम से दौलत आ गई। लेकिन इस खुशी में भी इंतशार था, जैसे वो बिखर कर एक दिन हवा हो जाने वाली हो। फजा पर मुर्तनी तारीख, जिस तरह गर्मियों के मौसम में आसमान पर बेमकसद उड़ती हुई चीलों की चीखें उदास लगती हैं, उसी तरह कायदे आजम जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी कानों को उदास उदास लगते। रेडियो पाकिस्तान की लहरें इकबाल मरहूम के यकाहम कलाम का बोझ शब और रोज अपने कानों पर उठा उठा कर थक और उकता गई। सोच सोच कर मैं आजिज आ गया। चनाचे आवारागर्दी शुरू कर दी। सारा दिन बेमकसद सड़कों पर घूमता रहता, खुद खामोश रहता, दूसरों की सुनता। बेहंगम बातें, बेजोड़ दलीलें। तबीयत में उकसाहट पैदा हुई कि कुछ लिखूं, लेकिन जब लिखने बैठता तो दिमाग को मुंतशिर पाता। कोशिश के बावजूद हिंदुस्तान को पाकिस्तान से और पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग न कर सका। बार बार दिमाग में ये उलझन पैदा कर देने वाला सवाल पूछता, क्या पाकिस्तान का आधा अलग होगा? और वो सब कुछ जो हिंदुस्तान में लिखा गया है, उसका मालिक कौन है? क्या उसे भी तकसीम किया जाएगा? आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग में जो गर्दो गुबार था वो बैठ गया। और फिर मैंने पाकिस्तान में अपना पहला अफसाना
ठंडा गोश्त लिखा। कौन है हरामजादी जिंदे कोल तो इन्ने दिन रह के आए हैं, जिंदे तेन निचोड़ के रख छड़िया है? मैं पूछती हाँ, कौन है लवती, कौन है चड्डू, कौन है चोर पत्ता? कोई नहीं कलवंत, कोई नहीं। मैं आज सच झूठ जान के रहांगी। खा वाहेगुरु दी सो और कह कि तेरे नाल कोई और औरत नहीं है। कसम खान तो पहले सोच ले कि मैं भी सरदार निहाल सिंह दी धी ना टिक्का बोटी करके रख दियांगी जे तू मेरे नाल झूठ बोलिया। ले हुण खा वाहेगुरु दी सो और बोल कि तेरे साथ कोई और औरत नहीं है। ईश्वर है तो चंगा नहीं कीता, मैं तो नहीं छड़ांगी, नहीं छड़ांगी। कुत्ते, टल्ले, हरामी, खसखस खाड़ी, मर जानी, बड़नी औरत। जान दे कलवंत, जान भी दे कलवंत। तू बहुत छेती की थी पर जो है ठीक ही है। मैं पूछनी आ कौन सी हो तेरी कुछ लगदी? मैं 6-7 बंदे ऐसे कर मार के नाल कत्ल कर चुके हुआ। कौन सी हो हरामजादी? गाल ना काटवा से पटकी दू। ते फिर दस कौन सी हो? इंसान माई हवा एक अजीब शहर है। ईश्वर मेरे नाम मतलब दी गल कर। और मतलब की गल करना गलत चीज है माया मेरा। और हौली हौली ही सारी गल दसांगा कलवंत। और मैं तेन नहीं दस सकता कि मेरे नाल की होया है। इंसान कुड़ी हवा एक अजीब शहर है। शहर विच लुट मची ते मैं भी सब वांगों में हिस्सा पा लिया। गहने पैसा रुपया जेवरात जो भी मिले और तन्नू ने आपके दिते। वो एक गल तन्नू नहीं दसी। कौन सी बात? और जिस घर ते मैं तावा बोलिया सी ਉਹਦੇ ਚ 6-7 ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਐਸੇ ਕਰ ਭਾਗੇ ਨਾਲ ਜਿਗਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ। ਕਲਵੰਤ मैं तेनू की दसा कि वो किन्नी सुंदर सी। मैं उन्हें भी मार देना सी पर मैं क्या नहीं शर्सिया। और कलवंत को देते रोजी मजे लेना है। मैं आज नवा मजा चक के देखो तो मैं उन्होंने मोड़े ते आके रास्ते च बाकी कह रास्ते च नहर दी पटरी दे कोल थोड़िया चाड़े थले मैं उन्हें लुटा दिता। पहले मैं सोचा कि मैं इसके साथ पर फिर ख्याल आया कि नहीं। सुटिया पर
पर तो फेंकी हो यार। बलियों से लाश सी लाश, ठंडा गोश्त, बिल्कुल ठंडा गोश्त। कलवंत, कलवंत मेरी जान, मैनू 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 अपना हाथ ते दे। पर इल्जाम है कि आपने बहैसियत मुसन्निफ मज़मून ठंडा गोश्त जो कि रिसाला जावेद के खास नंबर में बग़र्ज़ इरशाद नसीर अनवर प्रिंटर पब्लिशर मुल्ज़िम हमराही और आरिफ अब्दुल मतीन और नसीर अनवर एडिटर रिसाला मज़कूर को जो कि फ़ौज था दिया। ये जुर्म ज़ेर दफ़ा 292 ताज़ीरात हिंद की तारीख में आता है। आप वजह ज़ाहिर करें कि क्यों ना आपको इस जुर्म की सजा दी जाए। इससे पहले भी मेरे और मंटो के अफसानों पर इसी किस्म के इल्ज़ाम लगाकर मुकदमे चलाए गए, लेकिन ठंडा गोश्त का ये मुकदमा सब पर बाजी ले निकला। इसने मंटो का बुरकस निकाल दिया। कोर्ट कचहरी के सिलसिले कुछ इस तरह के थे कि मंटो जैसा हसास आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट कचहरी एक ऐसी जगह है जहां हर किस्म की तौहीन बर्दाश्त करनी पड़ती है। मैं अफसाना ठंडा गोश्त मतबूआ मानामा जावेद लाहौर का मुसन्निफ, जो इस्तिखासे के नजदीक पुरियां और फौज, लेकिन मुझे इससे इख्तिलाफ। ये अफसाना किसी भी नुक्ता नजर से ऐसा नहीं है। फहाशी के मुतालिक बहुत कुछ कहा जा चुका है और कहा जा सकता है, लेकिन ये एक तयशुदा अमर है कि अदब हरगिज फौज नहीं हो सकता। यहां यह बात काबिल गौर है कि कत्ल गारतगरी और लूटमार ने ईश्वर सिंह पर कोई असर नहीं किया। उसने कई इंसानों को मौत के घाट उतारा, लेकिन उसके ज़मीर पर एहसास की एक हल्की सी खराश तक ना आई। लेकिन जब वो लड़की की ठंडी लाश पर झुका तो उसकी मर्दानगी गायब हो गई। हैरत है कि ईश्वर सिंह को जो हौलनाक सजा मिली वो पढ़ने वाले के दिलो दिमाग में शहवानी जज्बात कैसे बेदार कर सकती है। मुझे यह कहने की इजाजत दी जाए कि मुझे इंतहाई अफसोस है कि इस्तिखासे की तरफ से मेरी तस्नीफ ठंडा गोश्त पर कोई अदबी तनकीद नहीं हुई। अगर ऐसा होता तो मुझे दिली मुसरत होती। अफसाने में अगर कोई फन्नी कमजोरी थी, बयान में अगर कोई सुकम था, इंशा में अगर कोई खामी थी, तो मुझे उसका इल्म हो जाता और मैं उससे कुछ हासिल करता। लेकिन मैं यहाँ मुल्जिमों के कटहरे में खड़ा एक निहायत ही घिनौने इल्जाम का मुंह देख रहा हूँ कि मैंने अपनी तस्नीफ के जरिए लोगों के शहवानी जज्बात उतारे। इसके खिलाफ मेरे दिल से एहतजाज के सिवा और क्या चीज निकल सकती है। मेरी तहरीरों में अगर आपको औरत और मर्द के ताल्लुकात का जिक्र ज्यादा नजर आता है तो ये एक फितरी बात है, क्योंकि कोई सियासत, कोई अकीदा, कोई कानून औरत और मर्द को एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। बल्कि सच तो यह है कि हयूत आदम से लेकर आज तक मर्द के आसाब पर औरत सवार रही है। और क्यों नहीं रहे सवार? क्या मर्द के आसाब पर हाथी घोड़ों को सवार होना चाहिए?
कबूतर कबूतरियों को देखकर बिगड़ते हैं तो मर्द औरतों को देखकर गजल या अफसाना क्यों ना लिखे? जमाने के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर आप इससे नावाकिफ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए, और अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि ये जमाना नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्क में जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां हैं। मेरी तहरीर में कोई नक्स नहीं। जिस नक्स को मेरे नाम के साथ मंसूब किया जाता है वो दरअसल मौजूदा जमाने का नक्स है। मैं हंगामा पसंद नहीं, मैं लोगों के ख्यालात और जज्बात में हिजान पैदा करना नहीं चाहता। मैं इस सोसाइटी और तहजीब और तमद्दुन की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी, और मैं इसे कपड़े पहनाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि ये मेरा नहीं, सर्दियों का काम है। मेरी तहरीरें आपको कड़वी कसीदी लगी, लेकिन अब तक जो मिठासें आपको पेश की जाती रही उनसे इंसानियत को क्या फायदा हो? नीम के पत्ते कड़वे सही, लेकिन खून जरूर साफ करते हैं। लोग मुझे स्याह कलम कहते हैं क्योंकि मैं तख्ता स्याह पर काली चाक से नहीं लिखता, सफेद चाक इस्तेमाल करता हूं ताकि तख्ता स्याह की स्याही और भी ज्यादा नुमायां हो जाए। ये मेरा खास तर्ज है जिसे तरक्की पसंदी, फोश निगारी और खुदा मालूम क्या कुछ कहा जाता है। बहुत से नक्काद गुजर चुके हैं, लेकिन इस अदब से बेअदबियां खत्म नहीं हुई। बहुत से पैगंबर दुनिया में आ चुके हैं, लेकिन इंसान एक दूसरे से मुत्तहिद नहीं हुए। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, लेकिन मुसीबत ये है कि यह अलमिया ही इंसानियत की किस्मत है। उसकी जिंदगी, उसकी मौत, उसकी जवानी, उसका बुढ़ापा, ये अलमिया ही सादत हसन मंटो, ये अलमिया ही आप हैं, ये अलमिया ही सारी दुनिया है। मंटो का खत आया, उसमें लिखा, प्यारी इस्मत, कोशिश करके मुझे हिंदुस्तान वापस बुला लो। इसके बाद खबर मिली कि मंटो पर मुकदमा चला और जेल हो गई। सब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, किसी ने एहतजाज नहीं किया, बल्कि ज्यादातर लोगों का तो ये ख्याल था चलो अच्छा हुआ, दिमाग ठीक हो जाएंगे। ना कोई मीटिंगें हुई, ना जलसे हुए, ना रेजोल्यूशन पास किए गए। फिर खबर मिली कि दिमाग चल निकला और मंटो को यार दोस्त पागल खाने पहुंचाए। इसके बाद काफी अरसे तक मंटो की कोई खबर ना आई, ना मेरे खतों का जवाब आया। फिर पता चला कि वो दोबारा पागल खाने चला गया है। अब तो मंटो के बारे में खबर सुनने से डर ही लगता है, पूछने की हिम्मत नहीं होती। ना जाने उसका अगला कदम कहाँ पड़ा होगा, क्योंकि पागल खाने के आगे जो कदम होता है वो वापस लौट कर तो नहीं आता। मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं
कि सिर्फ फरेबकारी ही की बदौलत कामयाबी हासिल की जा सकती है। क्या मैं फरेबकार बन जाऊं? मुझे यकीन है मैं इसमें ज्यादा कामयाब रहूंगा, क्योंकि मैं ये काम भी इखलास के साथ करूंगा। मगर मुसीबत ये है कि वो दिन ही नहीं आता जब मेरे अंदर ऐसी जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश पैदा हो। लोग फैलते जा रहे हैं, मैं सुकर रहा हूं। मैं एक शिकस्ता दीवार हूं जिस पर से प्लास्टर के टुकड़े जमीन पर गिर गिर कर मुख्तलिफ शक्लें बनाते रहते हैं। ये दुनिया एक बहुत बड़ा फरेब है। ये फरेब इतना बड़ा है कि दिखाई ही नहीं देता। जिंदगी का धागा तो बिल्कुल साफ और सीधा है। इसमें उलझाव तो हम खुद पैदा करते हैं। ये उलझाव सैकड़ों चीजें बैक वक्त सोचने की वजह से मैं अफरा तफरी के आलम में रहता हूं। बहुत ज्यादा शराब पीने लगा, इसलिए नहीं कि कुछ लिखूं, कुछ पीकर मैं लिख ही नहीं सकता। कुछ दिन पहले ये दुनिया बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। हवाएं लतीफ और खुशबुओं में बसी हुई थी। जी चाहता था कि बस यही रुका रहे, लेकिन हौले हौले जब आंख खुली तो देखा कि वक्त का चक्कर इस तरह चल रहा है। मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। मंटो का आखिरी खत आया जिसमें उसने अपने ऊपर एक मजमून लिखने को कहा था, और बेसाख्ता मेरी मनहूस जुबान से निकल गया कि अब तो मरने के बाद ही लिखूंगी। और आज उसके मरने के बाद मैं लिख रही हूँ। न जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि मंटो की इस जवान मर्दी में मेरा भी तो हाथ है। मेरे दामन में भी खून के वो नजर ना आने वाले छींटे हैं जो सिर्फ मेरा दिल देख सकता है। ये दुनिया जिसने मंटो को मरने दिया मेरी ही तो दुनिया है। उसकी मौत के बाद लोग जलसे करेंगे जिसमें कीमत फुर्सती की वजह से कोई ना आ पाएगा। वक्त गुजरता जाएगा, सीने का बोझ आहिस्ता आहिस्ता हल्का हो जाएगा। सिर्फ
सब जिंदा है। मरने वाले ओठ लगाना जो ना दिखता है ना रिश्ता है, बस आहिस्ता आहिस्ता सुलगता है। इतने शानदार परफॉर्मेंस के लिए आपकी तालियां बहुत कम है।